दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सौरभ गुप्ता होता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। और जैसे ही उसकी पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी खुश हो जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब पति और पत्नी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि शायद उनकी जिंदगी का यह आखिरी सफर भी हो सकता है। दरअसल वहां पर आतंकवादी हमला हो जाता है और आतंकवादी हमले में सौरभ गुप्ता की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसकी पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस हमले में न केवल यह दोनों एक घायल होता है और एक की मौत होती है, बल्कि इसमें लगभग 9 लोगों की जान चली जाती है और 33 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। ये ऐसे मुसाफिर, ऐसे यात्री होते हैं जो भारत के अलग अलग प्रदेशों के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और यह हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार हमला कहां हुआ है, क्यों हुआ है और हमला किसने किया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमला किसने किया, क्यों किया और इसका क्या कारण रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। जम्मू कश्मीर का एक इलाका है कटरा, वहीं पास में ही वैष्णो देवी है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और यहीं से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है शिवखोड़ी। जब वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं तो लोगों की कोशिश रहती है कि क्यों ना शिवखोड़ी में जो शिव मंदिर है वहां भी चलते हैं, उनके भी दर्शन करके आते हैं। 80 किलोमीटर का यह सफर होता है। जो लोग अपने वाहन से जाते हैं तो उनका तो अपना व्यक्तिगत वाहन होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं कि बसों से निकल जाते हैं और इसके लिए इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी बस मिल जाए जिसमें खाली श्रद्धालु ही जाएं और दर्शन करके आ जाएं। इसके लिए बाकायदा ड्राइवर कंडक्टर अपनी बस लेकर खड़े भी हो जाते हैं। और ऐसे ही एक ड्राइवर होता है जिसका नाम विजय कुमार शर्मा होता है, जो कि कटरा का ही निवासी होता है। उसके साथ उसका एक कंडक्टर होता है जिसका नाम अरुण कुमार होता है। उनकी अपनी बस होती है जिसका नंबर होता है JK02AE3485। उनकी गाड़ी होती है। उस गाड़ी में 35 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इनकी 53 सीटर है, लेकिन उस वक्त 42 यात्री होते हैं जिन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे, लेकिन अब वो शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी जाने वाले थे। 9 जून 2024 की ये बात है। दिन भर वो वहां रहते हैं शिवखोड़ी में और दर्शन करते हैं। आराम से शाम का वक्त होता है अब वहां से वापस आने का। और जैसे ही शिवखोड़ी वापस आने का वक्त होता है तो कंडक्टर और ड्राइवर इंतजार करते हैं और बारी बारी से जाकर अपने जो यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि बस तैयार हो चुकी है, अब यहां से चलते हैं। लगभग शाम के 6:10 के आसपास का यह वक्त हो रहा था। शिवखोड़ी से अभी गाड़ी इनकी बस 2 या 3 किलोमीटर के आसपास निकली होगी। यह पौनी मार्ग पर एक जगह लगती है, तेरयात गांव लगता है। दरअसल जैसे ही उस मोड़ पर यह गाड़ी मुड़ती है कि अचानक से एक सामने से एक व्यक्ति होता है जिसने सेना के कपड़े पहने हुए हैं, जो सेना की वर्दी होती है, लेकिन उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था और उसके हाथ में एक हथियार होता है। और उसने उस हथियार को उस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ को दिखाते हुए, डराते हुए उसने कोशिश की शायद वो रुक जाए, लेकिन ड्राइवर समझ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि यहां पहले से ही आतंकवादी घात लगाए बैठे थे। और एक आतंकवादी निकल के सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है और वह देखते ही विजय कुमार की तरफ को बंदूक दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको डराया जा सके, धमकाया जा सके। शायद उसके रोकने की प्लानिंग रही होगी, लेकिन विजय कुमार ने बिना डरे बिना हिचके वहां से गाड़ी को तेज निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसके ऊपर लगभग 42 तीर्थ यात्रियों की जिम्मेदारी थी। वह चाहता था कि ये सभी के सभी, जितने भी मुसाफिर, जितने भी यात्री हैं, ये सकुशल अपने अपने घर जा सकें। लेकिन उसने जैसे भगाने की कोशिश की तो आतंकवादी ने सबसे पहले निशाना उसी विजय कुमार शर्मा को लगाया। कई गोलियां जब चलाता है तो विजय कुमार शर्मा की एक गोली सर के पास से गुजर जाती है और एक गोली उसको अंदर सर में लग भी जाती है। उसने कोशिश की
यहां से बस निकल जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि यहां और भी ज्यादा आतंकवादी हो, और ज्यादा आतंकवादी हो सकते हैं तो फिर ज्यादा यात्रियों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। विजय कुमार ने सूझबूझ से काम लेने की कोशिश की, लेकिन वो करता तो क्या करता, क्योंकि गोली उसको लग चुकी थी और गाड़ी का जो बैलेंस था वो अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होने के बाद कुछ ही दूर गाड़ी चलती है। मुश्किल से 100 मीटर, 200 मीटर या से थोड़ी बहुत और आगे बढ़ी होगी, और विजय कुमार उस गाड़ी को लेकर खाई में गिर जाता है। यानी कि लगभग 200 मीटर गहराई में खाई की तरफ गाड़ी जा रही है, और लुढ़कते लुढ़कते उसमें 1-2 बार नहीं, कम से कम 7 या 8 बार पलटी लग जाती है। अब इन मुसाफिरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या मामला है, गाड़ी का डिसबैलेंस क्यों हो चुका है, क्या परेशानी है कोई सामने से किसी को तो वो व्यक्ति दिखाई देता है, क्योंकि चेहरे पर उसने काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था, लेकिन नीचे उसने जो वर्दी पहनी हुई थी उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे क्या ये सेना की वर्दी है। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तब अभी तक तो कुछ जयकारे लगा रहे थे, अभी तक कुछ श्रद्धालु भजन कीर्तन गा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और दिन भर की जो बातचीत थी आपस में वही बातचीत का सिलसिला चल रहा था। लेकिन वो जानते नहीं थे कि आगे हुआ क्या है और क्या होने वाला है। जैसे ही गाड़ी वह पलटती है, गाड़ी पलटते पलटते बस में चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है, और यह लगभग 200 मीटर जाकर खाई में जब यह गाड़ी बस गिरती है तो उसके बाद उन आतंकवादियों ने बताए जाते हैं, कोई लोग तो कहते हैं कि 2 या 3 आतंकवादी थे, कोई कहते हैं कि 5 या 6 आतंकवादी थे। अभी यह कंफर्म नहीं था कि आतंकवादियों की संख्या कितनी थी, लेकिन ऊपर से लगभग 25 से 30 राउंड लगातार गोलियां चलती हैं, और जब गोली चलती हैं तो जाहिर सी बात है भगदड़ और मच जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि कौन गोली चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तभी शायद कंडक्टर ने या किसी और ने इशारा किया कि सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करो, आतंकवादियों का हमला हो चुका है। अब यह मामला इतना बढ़ चुका था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 6:10 पर यह वाक्य शुरू होता है, और धीरे धीरे करके लगभग 1 घंटा बीत जाता है, और अब सूरज छिपने वाला था। सूरज छिप चुका था। उसके बाद फिर आगे की कहानी और बढ़ती है। पास में यह गांव होता है। गांव के जो सरपंच होते हैं, जिनका नाम भूषण होता है, उनको यह पता चल जाता है कि गाड़ी खाई से नीचे गिर चुकी है, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। उनको यह नहीं पता था कि आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। वह लगभग 40 से 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और मौके पर आने के बाद अब जो इस इलाके की एसएसपी होती है मोहिता शर्मा, साथ ही गृह सचिव चंद्राकर भारतीय, ये तमाम बड़े अधिकारियों तक मैसेज भी पहुंच जाता है। जो निकट के लोग थे वह पुलिस को सूचना देते हैं। सरपंच भूषण और उसकी जो बाकी जो साथी थे, अब उन्होंने एक रेस्क्यू अभियान चलाया कि कौन कौन लोग इसमें घायल हैं, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे नहीं। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो इस इलाके की जो एसपी होते हैं, एसपी जिनका नाम होता है मोहिता शर्मा, गृह सचिव चंद्राकर भारती, और जम्मू के जो कमिश्नर होते हैं जिनका नाम रमेश कुमार होता है, डीआईजी सुनील गुप्ता, और जम्मू के ही एसएसपी होते हैं विनोद कुमार, ये भारी पुलिस बल के साथ, भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, और जाकर जब उन श्रद्धालुओं से, जब ये यात्रियों से बातचीत कर रहे थे, पता चलता है कि इस तरह से आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अब इन घायलों को निकाला जाता है। निकालने के बाद इन घायलों को उपचार के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें किसी को रियासी जो जिला है, दरअसल यह जिला रियासी लगता है, जहां पर यह घटनाक्रम हुआ था, रियासी जिले के हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तेरियात में भी भेजा जाता है। साथ ही जीएमसी हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को एडमिट कराया जाता है। जब हालत बिगड़ने लगती है तो नारायणा हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जाता है। कुल मिलाकर जब गिनती की जाती है तो मौके पर 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें एक 2 साल का बालक भी होता है। बाकी 33 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर वो भी मर चुके थे। अगर मरने वालों की हम बात करें तो ड्राइवर, जो कि कटरा का रहने वाला होता है, विजय कुमार शर्मा उसका साथी होता है। कंडक्टर अरुण कुमार, और साथ ही एक दिल्ली का रहने वाला होता है, एक लड़का जिसका नाम सौरभ गुप्ता होता है।
जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, उसकी तो मौत हो जाती है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो बहुत ज्यादा सीरियस हालत में है। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आगे उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जैसे ही घर वालों परिवार वालों को ये सूचना मिलती है तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उस लड़के की उम्र अभी 21 साल के आसपास है और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। उनकी अभी उम्र ही कहां थी। ये शायद बताया जाता कि अभी हाल ही में शादी हुई थी और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आगे भविष्य में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसे राजस्थान का जिला जयपुर लगता है। जयपुर का ही एक इलाका है। चोमू यहाँ का एक ही परिवार के 5 सदस्य होते हैं और पांचों के 5 सदस्य यह यात्रा करने के लिए जा रहे थे। पता चलता है कि एक इसमें बचता है जिसका नाम पवन होता है, पवन कुमार सैनी। बाकी उसका भाई होता है राजेंद्र सैनी और उसकी भाभी ममता देवी, उनकी मौत हो जाती है। साथ ही इस पवन की पत्नी होती है पूजा सैनी, इसकी भी यहां पर इस मामले में मौत हो जाती है। उसका 2 साल का बच्चा होता है लिवांस, उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके बाद मरने वालों की जो संख्या थी, क्योंकि टोटल 9 बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश का एक बलरामपुर जगह लगती है, बलरामपुर की ही एक तहसील है सदर तहसील, सदर तहसील का ही एक गांव लगता है कंदमरी, वहां की रहने वाली रूबी जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास, और इसी जिले का अतरौली गांव का अतरौली तहसील का रहने वाला अनुराग वर्मा, इसकी भी इस घटनाक्रम में मौत हो जाती है। कुल मिला के मरने वालों की संख्या 9 हो जाती है और घायलों की संख्या 33 हो जाती है। घायलों में बताए जाते हैं कि नोएडा के बंटी लक्ष्मी मीरा और राजस्थान के पवन उषा और दिल्ली की राधा देवी, राघव दीक्षा गोंडा के उषा पांडे काजल, बलरामपुर की प्रीति आयुष, गीता संतोष, शिवा रजत अजय गुप्ता, भिवानी शंकर मेरठ के प्रदीप तरुण पवन और बनारस के नेहा मिश्रा, गोरखपुर की गायत्री देवी, इस तरह से यह घायलों के नाम हैं। अब जब यह वाक्य उस दौरान होता है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए, उस वक्त जो मंत्री शपथ ले रहे थे आगे का कार्यकाल के लिए, एक तरफ देश में नई सरकार का जश्न का माहौल चल रहा था, तो दूसरी तरफ जम्मू में रियासी इला जो इलाका है, जिला है, वहां पर इस तरह से आतंकवादी हमला हो जाता है और उसमें 9 लोग मारे जाते हैं, 33 लोग घायल हो जाते हैं। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चलता है कि विजय कुमार शर्मा, जो कि ड्राइवर होता है, उसने न केवल यात्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बल्कि अब उसकी खुद की भी जान इसमें चली जाती है। हालांकि इस मामले की जांच एनआईए के माध्यम से कराए जाने की बात चल रही है और यह कोशिश है कि इसमें आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, किसने हमला किया है, यह पता करने की। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान से अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 9 या 10 के आसपास आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं और यहां लोकल का किसी का सहारा लिया जाता है। जम्मू और कश्मीर में वो कौन लोग हैं, उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब सरकार ने इन मरने वालों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से घोषणा की, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से घोषणा की है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस हमले के पीछे यह बताया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, पूरे इंडिया लेवल के दूर दराज के अमरनाथ यात्रा अब भी, क्योंकि जल्दी में शुरू होने वाली है, शायद ये उन यात्रियों में, उन जो श्रद्धालुओं में एक दहशत पैदा करने के लिए, ताकि वो इस यात्रा में शामिल ना हो सके, शायद उनका यही मकसद है। लेकिन सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जो भी इस घटनाक्रम के पीछे होगा, इस आतंकवाद, इस पूरे प्रकरण के पीछे होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवादी चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो। हालांकि विपक्ष ने यह बात कही है कि जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है और सरकार बनी है। सरकार पर थोड़ा प्रेशर भी है, दबाव भी है कि स्ट्राइक करके यह बदला लिया जा सके जो 9 श्रद्धालु बेचारे बेमतलब में मारे गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है।
किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।